हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। आवाज आ रही मेरी? आ रही हो? चलिए, कैसे हैं आप लोग? मस्त। हाँ, बस आपको 10 से 12 दिन का वेट करना है। उसके बाद आपकी क्लास, प्रैक्टिस, ये सब मैं इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा एयरफोर्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, 12-13 अक्टूबर को, तो 10-12 दिन की बात है। उसके बाद फ्री हो जाएंगे तो आपकी और एक्स्ट्रा क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम होता है तो उनसे भी मैं यही बात बोलता हूँ कि अभी आप रुक जाओ, एनडीए वालों का एग्ज़ाम है, पहले उन पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। हाँ, क्लास तो चलती रहेगी। ठीक है, क्लास तो चलती रहेगी, मैं अलग सी बात कर रहा हूँ। ओके, जैसे एग्ज़ाम वो ख़त्म हो जाता है फिर आपके लिए पूरा समर्पित मैं रहूँगा। चलिए, काम करिए बेटा, मेहनत करिए। ठीक है, दिखावा नहीं करना है। ठीक है, मेहनत करनी है। ओके, डीपीपी लगाओ यार, लगाओ। ठीक है, हाँ, एयरफोर्स का यूट्यूब पर क्लास चलती, प्रैक्टिस सेशन अभी चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही हो जाएगा फिर सब। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया था? कोई दिक्कत है? डीपीपी सॉल्यूशन कब मैं दूं? ठीक है, उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा यार मुझे। डीपीपी सॉल्यूशन मैं अपलोड करवाता हूं आपको। ठीक है, ओके, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जाएगा आपके लिए, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डीपीपी सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, सिलेक्शन नहीं हो रहा। देखो, सिलेक्शन बेटा हमेशा मैं कहता हूं ना, आपकी मेहनत से होता है। आप शायद मेहनत भी कर रहे होगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेहनत नहीं कर रहे होगे, लेकिन कई बार होता है कि हम वो शायद उतनी राइट डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते हैं, उतनी हम राइट डायरेक्शन में। बेटा पीडीएफ में तो यार सॉल्व करना पड़ेगा ना पूरा। पीडीएफ फॉर्मेट में थोड़ा सा अजीब है, मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे दूंगा। अब हर चीज को लाइव लेने का प्रयास मत करिए। ठीक है, चलिए आगे। ये सब समझ में आ गया। आप टेंशन मत लीजिए, बस 10 दिन वेट करिए। ठीक है, आप खुद ही परेशान हो जाओगे, सर बस करिए कितना पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तुम खुद ही परेशान हो जाओगे, चिंता मत करो, तुम्हें सब मिलेगा। चलिए, सब आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देंगे। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस देंगे। ये कर लिया था आप लोगों ने, ये कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन। देखिए मैंने क्या बात कर रहा, कल टेस्ट होगा बेटा, कल टेस्ट होगा, और कल टेस्ट की जो जो टेस्ट होगा उसकी सॉल्यूशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा जाके। ठीक है, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 120, मैं रिकॉर्ड ही करूंगा, लेकिन वो जैसे आपका जब टेस्ट चल रहा होगा ना तभी मैं उसे रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए, या फिर 3 बजे देखते हैं, लेकिन और भी तो क्लास होती है। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/20, 10वां टर्म क्या है? 1/20 है, तो a + 9d 1/20 कर लिया। और 20th टर्म, 20वां पद, 20वां पद क्या है बेटा? 1/10 है, तो 20वां पद क्या कर दिया? 1/10 कर दिया। हमें S200 निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था? S200। आखिरी में बात कर लेंगे टेस्ट के बारे में। S200 निकालना था, मतलब 200 टर्म का समेशन। देखिए हम क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं, हम कहते कि हमारे एग्जाम में आया कि यार हमें 200 टर्म का समेशन है, तो आप यहां पर जाएंगे 200/2 2a + 199d, इस तरह का फॉर्मेट आएगा। ठीक है, 200/2 2a + 199d। ओके, बेटा अलग अलग ही तो करके दे रहे हैं, आपकी प्रीवियस ईयर एक साथ गई है, प्रीवियस ईयर आपको मिल गया है आप लोगों को, और ये आखिरी स्टेटमेंट है। इसके बाद आप मुझसे बात करोगे एक
एक 20 पर, उसके पहले मुझसे कोई बात नहीं करेगा। मैं आप पे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अब आप मुझसे जो भी पूछना होगा ना, मैं आखिरी के आपके 10 मिनट 5 मिनट दूंगा आपको, उसमें पूछिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर आपको मिल गया है, क्योंकि क्लास बीच में बहुत डिस्टरबेंस होती है यार, मतलब बहुत समय कीमती है बेटा, इतना समय नहीं है कि हम हंस यहां पर मजाक करें, ठीक है। जितना हम डेडिकेटेड रहेंगे, दुनिया बहुत है, बहुत सब लोग पढ़ रहे हैं, यदि हमें उनसे आगे निकलना है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप उन लोगों को मत देखिए जो मेहनत नहीं कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, दुनिया सब जान गए हैं कि अब बिना बिना मेहनत करें ना सिलेक्शन नहीं होने वाला, खूब मेहनत कर रहे हैं, और हम यहां पर बकवास करेंगे तो फिर हो गया सिलेक्शन हमारा। प्रीवियस ईयर मिल गया, उसको लगाइए, मैं उसको दोनों अलग अलग करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है बेटा, तो कल मुझे लेट हो रहा था तो मैंने कहा कि चलो आप पहले बाइलिंगुअल ही करवा देता हूं, मैं उसको अलग अलग करवा दूंगा, ठीक है। आज मैं अलग अलग करवा के आपको पहुंचवा दूंगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश। देखिए हमें कि 200/2 करना था, 2a + 199d, तो हमने क्या कहा कि यार मुझे a और d की जरूरत पड़ेगी, और वहां से हम गए यहां पर, तो मुझे लगता है a और d यहां से निकाल लिया होगा। क्या आया था a की वैल्यू? a की वैल्यू कितनी आई थी? a की वैल्यू कितनी आई थी बताओ, यहां से d की वैल्यू कितनी आई थी, जल्दी बताइए आप लोग की आई होगी। a की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, बताओ a की वैल्यू कितनी आई थी, जल्दी बताइए। 1/200। और d की वैल्यू कितनी आई थी? d की वैल्यू भी 1/200 आई थी क्या? मैं श्योर नहीं हूं, क्या यही आई थी वैल्यू दोनों की? यदि ऐसी आई थी तो ये 100 हो जाएगा और ये 2/200 हो जाएगा, और 199/200, तो 100 × 201/200, तो 201/2, और 201/2 मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। तो आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। गिवन सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, ठीक है। गिवन सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म मतलब एक एपी है, उसके n टर्म का समेशन आपको गिवन है क्या? 2n + 3n²। होल्ड रखिए, इंफॉर्मेशन को होल्ड रखिए, आगे बात कर लेते हैं। अनदर एपी, एक दूसरी एपी की बात हो रही है, इज फॉर्म्ड विथ सेम फर्स्ट टर्म एंड डबल ऑफ द कॉमन डिफरेंस। ओहो, एक क्या बात कर रहा है, एक अनदर एपी है, एक अनदर एपी है जिसका जो क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, इज फॉर्म्ड विथ, एक नई एपी बनाई जा रही है, फॉर्म्ड विथ द सेम फर्स्ट टर्म, जिसका प्रथम पद वही है जो इसका है, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? डबल है। कॉमन डिफरेंस क्या है? डबल है, सार्वांतर 2 गुना है। देन द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द न्यू एपी, मतलब ये जो न्यू एपी है उसका मुझे क्या चाहिए? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, Sn चाहिए। न्यू एपी का मतलब न्यू एपी का हमें n टर्म का समेशन चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए बेटा। अब ये चाहिए न्यू एपी का, तो न्यू एपी का मुझे a चाहिए, और न्यू एपी का मुझे क्या चाहिए? d चाहिए। क्वेश्चन के अनुसार जो इसका पहला टर्म है वो वही है जो पहले वाले का है, तो Sn दिया है, तो S1 = a = T1, क्या मिलेगा? 3 + 2 कितना? 5। इसका मतलब है कि ये न्यू एपी का पहला टर्म क्या है आपका? 5 के बराबर है, क्योंकि जो इसका पहला टर्म है इसका पहला टर्म सेम है। अब आप निकालेंगे पहले वाले का कॉमन डिफरेंस, सार्वांतर, और जब इसके डी की बात होगी तो आप क्या कर दोगे? डबल कर दोगे, ठीक है। डी न्यू लिख देता हूं मैं, डी न्यू इक्वल टू 2 × डी ओल्ड। ओल्ड का जो डी होगा उसमें 2 गुना कर देंगे, न्यू वाले का डी आ जाएगा। तो यहां से S2 निकालिए, S2 कितना आ जाएगा?
2 × 2 + 3 × 2 स्क्वायर 16। तो देखो S1 मिल गया, S2 मिल गया, तो T2 क्या मिल जाएगा, S2 - S1। ठीक है, तो 16 - 5 = 11। तो ठीक है, तो D कितना आ जाएगा, T2 - T1 मतलब 6। D की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो ये कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, तो यहां पर रख दीजिए n/2 2 × 5 + n - 1 × 12। तो देखो ये जो 2 है वो कट जाएगा, 5 + 6n - 6। तो ये आ जाएगा 6n² माइनस का n। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? देखिए T2 मिल गया 11, T1 मिल गया 5 और D मिलेगा T2 - T1। ये सारी चीजें मैंने आपको छोटे से क्वेश्चन में इसीलिए सिखाया था कि जब क्वेश्चन कुछ और फॉर्मेट में आएगा तो ये छोटी छोटी चीजें उसमें इस्तेमाल होती हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको कराया था वो एक बड़े क्वेश्चन में एक छोटा सा हिस्सा होंगी उसकी। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मेरे साथ आपको क्या सीखना है, क्वेश्चंस को पढ़ना और कैसे अप्रोच करना, ये सीख गए तो एग्जाम में क्वेश्चंस लगा पाओगे। केवल क्वेश्चन को रटने का प्रयास कर रहे हो कि सर इसमें डबल कर देना है, सोच नहीं रहे हो, तो कोई फायदा नहीं। आप 200 लगाइए, 300 क्वेश्चन लगाइए। इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को समझिए और ये आपकी स्किल को बेहतर करेगा क्वेश्चंस को समझने की। चलिए, ये तो क्वेश्चन जाना पहचाना है आपका। चलिए जल्दी आंसर बताइए, ये तो मैं बता चुका हूं आपको। बताइए, द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP, मतलब Sn अपॉन Sn डैश आपको गिवन है 7n + 1 अपॉन 4n + 27 और आपको चाहिए T11 अपॉन T11 डैश। तो 7 × 2n - 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 11 - 1 मतलब 21। कितना, 21 डाल देंगे n की जगह। भाई n की जगह 2n - 1 रिप्लेस करते हैं ना बेटा, तो 2n - 1 कितना होगा, 21 होगा हमारा। तो क्या डाल देते हैं यहां पर, 21। 4 × 21 + 27। चलिए आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से आंसर बताओ, कितना आ जाएगा ये। एक 148, 84 और 27, 111। ये किसी से जाएगा ना, किससे जाएगा ये, बत किससे जाएगा ये, 27 नहीं, 27 से नहीं जाएगा। किससे जाएगा ये, 37। 37 से जाएगा क्या, ये डिवाइड होगा 37 से। 37 2 × 76 हो गया, 76 का 148, 4:3। क्लियर? क्या नहीं समझ में आया बेटा, ये तो बता चुका हूं। कौन सा वाला समझ में नहीं आया, एक बार रिकॉर्डेड भी देख लेना आप। ठीक है, रिकॉर्ड भी देख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्मेट। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन पर। If the second, fifth and ninth terms of a non-constant AP are in GP, क्वेश्चन को समझिए क्या दिया गया है। चार टर्म्स में मेरा आपने गलत माना है, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d मानते हैं, + 2d नहीं मानते। ठीक है, इफ द सेकेंड, फिफ्थ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सेकेंड, फिफ्थ और नाइन्थ टर्म्स ऑफ ए नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जीपी, कहने का मतलब एक एपी के सेकेंड, फिफ्थ
और नाइन्थ टर्म वो क्या है, जीपी में है। क्या क्वेश्चन यही कह रहा है कि किसी भी एपी का सेकेंड टर्म, किसी एपी का फिफ्थ टर्म और किसी एपी का नाइन्थ टर्म, मतलब उसी एपी का कोई एक एपी है, उसका सेकेंड टर्म हमने निकाला, हमने फिफ्थ टर्म निकाला और उसका नाइन्थ टर्म निकाला किसी एपी का, वो किस में बन गया, जीपी में बन गया। किस में बन गया, जीपी में। तो आपको बताना है कॉमन रेशियो। क्या बताना है, सार्वनुपात। नॉन कांस्टेंट मतलब सेम नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं। जैसे कि मान लो कि जैसे एक 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 कर दिया आपने, ठीक है, वो नहीं लेना है आपको। ओके, चलिए बेटा, ये मुझे लगता है कि आपने यदि थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप समझ जाइएगा। n की जगह यदि 2n-1, यदि हमें tn अपॉन tn डैश चाहिए, प्लीज जाकर पूरे लेक्चर अटेंड करिए। n की जगह 2n-1 से रिप्लेस करते हैं, और यदि 2n-1 से रिप्लेस करते हैं तो n की जगह आपको तो 11 ही डालना, तो 11 यहां डालोगे तो ये तो 21 ही हो जाएगा ना। तो देखिए मैं मान लेता हूं कि जो सेकेंड टर्म है, जो सेकेंड टर्म है वो a प्लस डी है, कुछ गलत नहीं माना मैंने। फिफ्थ टर्म a प्लस 4d है और नाइन टर्म a प्लस 8d है, और ये क्या है, जीपी में है। और यदि ये जीपी में है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, ठीक है, क्या ये मैं बोल सकता हूं कि, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि r जो होगा वो a प्लस 4d अपॉन a प्लस डी होगा। आप एग्री करते हो कि r मतलब यही निकालना है, बताइए, कॉमन रेशियो, सार्वंतर निकालना है। तो क्या आप मतलब ये चाहते हो कि, मतलब यही सोच रहे हो कि क्या मुझे यही चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, या फिर मुझे ये वाली चीज मिल जाए। ये दोनों आर ही होंगे मुझे पता है, या तो ये मिल जाए। क्या आपके दिमाग में आया ये चीज कि चलिए ठीक है यार, सेकंड टर्म हम क्या मानेंगे, यही मानेंगे, फिफ्थ टर्म क्या मानेंगे, यही मानेंगे, नाइन टर्म यही मानेंगे। तो यदि आर निकालना है तो दिस अपॉन दिस निकालना है। अब आप सोचोगे कि या तो ए की वैल्यू डी के टर्म्स में मिल जाए। देखिए ए की वैल्यू यदि मैं कह दूं कि 4d, ए की वैल्यू मान लीजिए 3d है, तब देखिए आर की वैल्यू नंबर में आ जाएगी। यदि ए की वैल्यू यदि मैं डी के टर्म्स में लिख दूं, या फिर डी की वैल्यू ए के पदों में लिख दूं, ए के टर्म्स में लिख दूं, तब भी इसका आंसर उसमें आ जाएगा। या फिर ए और डी मैं आपको बता दूं, यदि मैं ए और डी आपको बता दूं तब भी आप आर निकाल लोगे, या फिर ए की वैल्यू डी के टर्म्स में बता दूं, या फिर डी की वैल्यू ए की टर्म्स में बता दूं। तो देखो ए की वैल्यू के डी के टर्म्स में बताऊंगा तो ये भी डी में टर्म आएगा, ये भी डी में आ जाएगा, और डी डी कट जाएगा, न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। अब ठीक, अच्छा अब बच्चा कहेगा सर ये निकालेंगे कैसे, बताओ। यदि तीन टर्म जीपी में होते हैं तो आप क्या करते हो, बी स्क्वायर एसी के बराबर, यही तो करते हो। एबीसी जीपी में है तो क्या होगा, बी स्क्वायर एसी के बराबर। हम भी वही करेंगे, हम भी वही करेंगे। तो बीच वाले का स्क्वायर और इन दोनों का प्रोडक्ट, ए स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस 8ad बराबर ए स्क्वायर प्लस 9ad प्लस 8d स्क्वायर। ए स्क्वायर से कट जाएगा, 8d स्क्वायर बराबर ad, तो यहां से a बराबर 8d बन गया बेटा। a बराबर क्या बन गया, 8d। तो a बराबर 8d बन गया, तो 8d प्लस 4d अपॉन 8d प्लस d, ये हो जाएगा 12d अपॉन 9d, मतलब 4/3। कितना हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा आंसर। तो देखिए कुछ क्या ऐसी चीजें इस्तेमाल होती है, मान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, बहुत भारी लग रहा है ये, लेकिन क्या हमने कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करी, क्या एबीसी जीपी में है तो बी स्क्वायर एसी मैंने गलत इस्तेमाल किया, नहीं, और वहां से बराबर 8d मिला, फिर हमारे दिमाग में आएगा निकालना तो हमें यही है ना, उठा के रख देंगे। ए बराबर 8d रखिए, या फिर डी की वैल्यू निकालकर यहां रखिए, दोनों तरीके से आपके आंसर आएंगे। तो थोड़ा सोच को आपने ना घुमाइए, क्वेश्चंस घूमेगा,
आपको उसके अनुसार चलना है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, वो कोई बच्चा बोल रहा था, वो गलत बोल रहा है। उसने शायद नाम लिया कि a-2d, a-d, a+d, a+2d, इसी की बात कर रहा था। तो बेटा आप गलत ले रहे हो ना, ये हो ही नहीं सकता, ये एपी में होगा ही नहीं। जब 2d इसमें से ये माइनस करोगे तो d आएगा, लेकिन जब इसमें से ये माइनस कर दोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2d आ जाएगा। फिर ये एपी में रहा कहां, जो आपने सोचा कि ये मान सकते हैं, कहां एपी में रहा ये एपी में हो ही नहीं सकता। इसमें से ये माइनस करिए d आया, और इसमें से ये माइनस करोगे 2d आ जाएगा, तो डिफरेंस तो अलग अलग हो गया ना। ठीक है, चलिए उन सब की बात करेंगे, 4 टर्म जीपी, ये सब की बात करेंगे, अभी परेशान ना हो। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन करिए। जो चीजें आगे बताई जाएंगी, अभी तो मैंने आपको जीपी में बहुत कुछ बताना है। ठीक है, परेशान ना हो अभी। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सीखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा क्या है, इस समीकरण के मूल है। गामा डेल्टा इस समीकरण के मूल है, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसमें है, जीपी में है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसमें है, जीपी में है। समझ में आ गया। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, ए और बी का मान बताना है। सुनिए, जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो ना, पूरे दिमाग में छाप लीजिए कि अल्फा बीटा फलाने समीकरण के रूट्स हैं, गामा डेल्टा फलाने समीकरण के रूट्स हैं, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, जीपी में है। अब सोचिए, यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा यदि यह जीपी में है, तो हम ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, क्या हमने कुछ गलत कर दिया मानकर, कुछ गलत कर दिया मानकर। अब आप सोचोगे कि सर ये 4 टर्म जीपी मानने का तरीका मैं बताऊंगा वहां पर, कि 4 टर्म को यदि जीपी में मानना हो तो जरूरी नहीं है कि जो वो होता है रूल उसी को मानेंगे, वो तब मानते हैं जो प्रोडक्ट गिवन हो, नहीं तो मानने का कोई फायदा नहीं है बहुत ज्यादा। चारों का प्रोडक्ट गिवन होगा तभी फायदा है। चलिए, फिलहाल क्वेश्चन में यह दिया गया है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, जीपी में है। तो हमने कहा यार अल्फा को ए मान लेता हूं, बीटा को ए आर मान लेता हूं, गामा को ए आर स्क्वायर और डेल्टा को ए आर क्यूब। अब आते हैं किस पर, ठीक है। अच्छा, ए थोड़ा सा कैपिटल मानना पड़ेगा क्योंकि ए वहां पर दिख रहा है, यहां पर भी स्मॉल ए है, तो अपना थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो रिलेट कर जाएगा आपस में। यहां कैपिटल ए मान लेते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चन में भी ए नजर आए तो फिर आपको इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन हो जाएगा फिर, जबकि इन दोनों में कोई आपस में संबंध नहीं है। इसको हम मान लेते हैं कैपिटल ए। और देखिए, कभी भी क्वेश्चन में स्मॉल आर दिया हो तो आपको कैपिटल आर मानना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आप इसे कैपिटल मान लीजिए। यदि आगे मान लो क्वेश्चन देखा और कहीं पर स्मॉल आर का जिक्र है, क्वेश्चन में पहले से दिया है स्मॉल आर, तो फिर आप स्मॉल आर नहीं कैपिटल मानना फिर। तो हमने 4 टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब मान लिया। अब आते हैं, देखिए ये दोनों क्या है, इस समीकरण के रूट्स है ना, तो हम लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट। एक बार बता देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यदि इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। 10वीं क्लास 11th क्लास सब में पढ़ा होगा आपने। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ए प्लस डी, ए प्लस 2d क्यों लोगे बेटा, जीपी में है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है बेटा, किसमें है, जीपी में है, और वो भी इंक्रीजिंग जीपी है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनिएगा। अल्फा बीटा यदि समीकरण के रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होगा। हमें सब कुछ पता है। अब ये बताइए, कुछ भी ले सकते हो एक ही जगह यार, ए प्लस ए आर और ए इंटू ए आर, ये कितना होगा, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब
और ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, ये सब बताइए मुझे जल्दी से। ये है अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए मतलब 3। भाई इसको तुलना कर लो। कुछ लोग क्वाड्रेटिक भी नहीं जान रहे होंगे, कम से कम 10वीं क्लास 11 दोनों में पढ़ा होगा। तो b कितना आ जाएगा -3। फॉर्मूले में क्या होता है -b अपॉन 3। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c अपॉन ए। सी ए है और ये क्या है, सर यहां पर फिर यार स्मॉल लिख दिया मैंने, कैपिटल रुको लिखने दो, कैपिटल लिख दो, स्मॉल लेटर यूज कर लिया मैंने। a प्लस ए आर जो हो जाएगा 3 के बराबर और ए आर प्लस ए आर क्यूब, कैपिटल यूज करेंगे नहीं तो फिर तो ये दोनों में रिलेशन हो जाएगा। a इंटू ए आर, ए इंटू ए आर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा a, और ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब कितना हो जाएगा, ठीक है, गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा गामा डेल्टा किसके रूट्स हैं इसके, कितना हो जाएगा 12, और फिर ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, गामा इंटू डेल्टा कितना हो जाएगा b अपॉन 1। इतना ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। बस हमने बेटा ये अल्फा प्लस बीटा था माइनस बी अपॉन ए लगाया, अल्फा बीटा सी अपॉन ए लगाया, गामा प्लस डेल्टा माइनस बी अपॉन ए लगाया और गामा डेल्टा सी अपॉन ए लगा दिया। अब आप सोचिए कि आपको जरूरत किसकी है पता है, आपको जरूरत ए की है और बी की जरूरत है। तो आपको क्या, मैं यदि कहूं कि बेटा मैं आपको ए और आर दे रहा हूं, कहोगे सर बस अब कोई जरूरत ही नहीं है। यदि मैं कह दूं आपको कैपिटल ए दे रहा हूं, कैपिटल आर दे रहा हूं, आप कहोगे सर कोई जरूरत ही नहीं है, कैपिटल ए और कैपिटल आर मुझे मिल गया है, मैं यहां फटाक से रखूंगा आंसर आ जाएगा। तो फिर जरूर पता भी तो करो। तो पता कहां से करोगे, यहां से करोगे। कैसे करोगे, दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो। तो देखो दिस अपॉन दिस कर रहे हैं हम, यहां से ए आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस आर, और यहां से इसको हम यदि 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं तो हम 2/1 कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं, 2/1। यहां से ए आर स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस आर और यहां से ए कॉमन लिया 1 प्लस आर बराबर 12/3। ये इसके साथ कटा, ये इसके साथ कटा, आर बराबर आ गया +-2। आर बराबर क्या आ गया, +-2। तो आर की वैल्यू एक तो 2 होगी और एक -2 होगी। जब आर बराबर 2 होगा, जब आर बराबर 2 ले लेंगे तो 3a बराबर 3, a बराबर कितना आ जाएगा 1 के बराबर, और जब r बराबर -2 ले लेंगे तो a बराबर आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा, -3। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, बताइए a प्लस ए आर, देखिए r बराबर जब -2 लिया मैंने तो a बराबर -3 आ गया। जब a बराबर -3 है, ठीक है, तो आप देखेंगे ना ये इंक्रीजिंग होगा क्या, r बराबर a -3 ले लें तो r -2 ले लें तो क्या ये इंक्रीजिंग होगा, जल्दी बताइए। किसके लिए इंक्रीजिंग होगा, क्या इस कॉम्बिनेशन के लिए होगा, किस कॉम्बिनेशन के लिए वो इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि देखो लिखा है अल्फा बीटा गामा इंक्रीजिंग है। क्योंकि देखिए a और r ये इस्तेमाल करते हैं तो शायद इसकी वैल्यू अलग होगी, और ये ए आर इस्तेमाल करते हैं तो वैल्यू अलग होगी। किसके लिए ये इंक्रीजिंग बन रहा है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, चेक करके बताइए। किसके लिए बन रहा है, अरे यार आर स्क्वायर बराबर 4 नहीं आएगा, तुम लोग कैलकुलेशन ही नहीं आती। आर स्क्वायर बराबर 4, आर बराबर +-2 नहीं आएगा। आर बराबर -2 के लिए गड़बड़ है कहानी। देखो जब आर बराबर -2 लेंगे और ए बराबर क्या लेंगे, -3, तो ए बराबर -3 लो, ए बराबर -3, आर बराबर -2, ये 6 बन गया। ए बराबर -3 और आर बराबर -2 ये बन गया। तो कभी ये निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव हो गया, तो काहे का इंक्रीजिंग, इसके लिए इंक्रीजिंग मिलेगा पहले वाले के लिए, ठीक है, और इसके लिए मिलेगा तो a कितना हो जाएगा बेटा 1 इंटू आ, देखो a कितना है, a स्क्वायर आर, a स्क्वायर आर है ना,
ए कितना है 1 और आर कितना है, तो ये 2, स्मॉल ए की वैल्यू 2 आ गई, और ये है ए स्क्वायर आर की पावर 5, ए कितना है 1 और ये 2 की पावर 5 मतलब 32, 2,32, 2 कॉमा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये दिमाग घुमा तुम्हारा। अब ये क्वेश्चन कठिन क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें कई चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, और इसमें से जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक है उनके लिए दिक्कत हो जाएगी कि देखो आर स्क्वायर बराबर 4, वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आर बराबर +-2 कैसे है। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। उनको देखो जीपी के टर्म्स भी आने चाहिए, उनको अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा भी आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद इंक्रीजिंग का भी मतलब समझ में आना चाहिए। तो ये बहुत सारे जब कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं ना, तो वो कठिन हो जाता है क्वेश्चन, और यही आजकल एनडीए यूपीएससी मतलब कर रही है। पेपर एनडीए के पेपर में यूपीएससी यही कर रही है कि 2-3 कॉन्सेप्टों को मिलाकर देती है, तो इसलिए वो क्वेश्चन कठिन लगता है देखने में, लेकिन वो सारी चीजें आपको आती हैं और एक साथ आप एक सही डायरेक्शन में लगाते हो, आंसर आ जाएगा। फिर से मैं क्वेश्चन को बता देता हूं, ठीक है। ये तो मैंने आपको क्या समझाया है, ये तो मैंने आपको समझाया है कि ये क्या होता है, ठीक है। ये तो बस एक नोट में था अलग से। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक क्या है जीपी में है, और इंक्रीजिंग जीपी है, इंक्रीजिंग मतलब वैल्यू बढ़ रही है, बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी होगी। ये इंक्रीजिंग जीपी है मतलब बीटा जो अल्फा से बड़ा होगा, गामा बीटा से बड़ा होना चाहिए, डेल्टा गामा से बड़ा होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में दिया था, तो हमने मान लिया ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। कैपिटल ए इसलिए माना क्योंकि यहां पर स्मॉल ए का जिक्र किया गया, ठीक है। अब ये बोला था कि अल्फा बीटा इस समीकरण के रूट्स हैं और गामा डेल्टा जो है इस समीकरण के रूट्स हैं, तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी थी। तो अल्फा बीटा यदि इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। आप सोचो कि आपको ए निकालना है, तो यार ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये ए इन्वॉल्व कहां होगा, ए इंटू ए आर, अल्फा इंटू बीटा ए के बराबर होगा, और गामा डेल्टा इसके रूट्स थे, तो गामा प्लस डेल्टा 12 के बराबर होगा, और गामा डेल्टा बी के बराबर होगा। अब आपको ए निकालना है, आपको बी निकालना है, मतलब आपको स्मॉल ए की जरूरत है, स्मॉल आर की जरूरत है। तो यहां गए, साफ साफ दिख रहा होगा, दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स दो इक्वेशन। यहां से ए और आर निकाल लिया मैंने, इनको डिवाइड करके, ये 2 है ये 1 है, 2/1 करके मैंने ए तो नहीं आर निकाल लिया, फिर ए भी निकाल लेंगे। आर स्क्वायर बराबर आ गया +-2, तो हमने देखा आर बराबर 2 के लिए ए की वैल्यू 1 और आर बराबर -2 जब हम इसमें रख रहे हैं तो ए की वैल्यू -3, ठीक है। तो मैंने कहा यार जब हम आर और ए ये वाला ले रहे हैं तो एक्चुअली में ये जो ये चीज है ना, वो इंक्रीजिंग बन ही नहीं रही है, वो इंक्रीजिंग नहीं बन रही है। लेकिन जब ए बराबर 1 और आर बराबर 2 ले रहे हैं तो इस समय ये इंक्रीजिंग बन रही है। इसका मतलब आर बराबर 2 और ए बराबर 1 यही मेरे सही ए और आर है, तो इसको उठा के मैंने यहां रख दिया, ए और बी का मान आ गया। यार ऐसे नहीं पढ़ाई करी जाती है कि अल्फा बीटा दिया होगा तो जरूर किया जाएगा यही। आपका रटोगे क्या क्वेश्चंस को, रटोगे? देखो कभी भी अल्फा बीटा दिया होता है और गामा डेल्टा रूट्स दिए होते हैं, तो क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का इस्तेमाल जनरली होता ही है। रटने का प्रयास मत करो, ठीक है। क्वेश्चन मत रटो, बुक के सॉल्यूशन देख लो, फिर इससे बढ़िया आप सोचना सीखो कैसे हम अप्रोच करेंगे। आपकी दिक्कत यही है कि आप क्वेश्चन को रटते हो, फिर कहते हो एग्जाम में कर नहीं पाए। क्यों? सारे क्वेश्चन तो रट के गए थे और वो तो आए नहीं डायरेक्ट, क्या करोगे? फिर तो कर ही नहीं पाओगे एग्जाम में। सोचना शुरू करो, रटो मत चीजों को। आपको ए और बी निकालना था, तो यार ए कैसे मिलेगा? तो आपने देखा ए इंटू ए आर और ए आर इज टू ए आर क्यूब, ये एक्चुअली में ए और बी है, तो मुझे ए और आर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए आ गया।
चलिए आइए आगे बढ़िए। ए बी सी डी, चलिए लेट ए बी सी डी बी एनी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। एक कह रहा 3 बराबर 3 कैसे आया? मतलब यही सब डाउट पूछते हो। आर की वैल्यू यहां पर 2 नहीं डाल सकते यार, गजब के हैं सब यार। लेट ए बी सी डी एंड पी बी एनी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। नॉन जीरो मतलब अशून्य, अशून्य विभिन्न संख्याएं, विभिन्न वास्तविक संख्या। ठीक है, एबीसीडी क्या है? अशून्य विभिन्न वास्तविक संख्याएं हैं, और ये वैल्यू क्या है? 0 के बराबर है। ये वैल्यू क्या है? 0 के बराबर है। ये वैल्यू क्या है? 0 के बराबर। एबीसीडी बी, ये क्या है? एबीसीडी अशून्य विभिन्न वास्तविक संख्याएं हैं, और ये वाली वैल्यू क्या है? 0 के बराबर है। तब आपको बताना है कि ए बी सी डी उसमें से क्या सही होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ए स्क्वायर, देखो हमें देखो पूछा है कि ए बी सी डी एपी में है, ए बी सी डी क्या है? जीपी में है, ए सी पी जीपी में है, ए सी पी जीपी में है। हम देख रहे हैं एक चीज बन रही है, ध्यान से देखो। ए स्क्वायर पी स्क्वायर, यदि ए स्क्वायर पी स्क्वायर करें और -2ab, ये -2p का ab में इंटू किया, और यहां पर बी स्क्वायर, ये कुछ दिखा आपको यहां पर? फिर देखिए सेम बनेगा यहां पर, बी स्क्वायर पी स्क्वायर -2bpc प्लस सी स्क्वायर, और फिर आप देखो क्या मिल रहा है? सी स्क्वायर पी स्क्वायर -2cp डी प्लस डी स्क्वायर बराबर कितना? 0 के बराबर। क्या हो रहा है ये? अरे यार, ए स्क्वायर पी स्क्वायर को साथ में लोगे ये बनेगा, और ये 2 और p और a के साथ इंटू कराएंगे, ये जो 2p है एक इसके साथ इंटू कराएंगे, -2abp होगा। और फिर ये बी स्क्वायर लिख दिया मैंने। सिमिलरली मैंने क्या किया? बी स्क्वायर को पी स्क्वायर के साथ लिया, ठीक है। और फिर माइनस देखो 2bc और p और c स्क्वायर यहां से ले लिया। सिमिलरली फिर मैंने क्या लिया? सी स्क्वायर पी स्क्वायर और -2cdp, ये, और प्लस यहां पर डी स्क्वायर कर लिया। ध्यान से देखिए, ये बना है AP माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया BP माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन गया CP माइनस डी का होल स्क्वायर। और 3 स्क्वायर यदि 0 के बराबर हैं, ठीक है, 3 का स्क्वायर 0 के बराबर है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यदि 0 है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों 0 होंगे, और कोई तरीका नहीं है। एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों क्या होंगे? 0 होंगे। तो AP माइनस बी बराबर 0, BP माइनस सी बराबर 0, और CP माइनस डी बराबर 0। तो यहां से P आ जाएगा B बाई ए, यहां से P आ जाएगा C बाई बी, और यहां से P आ जाएगा D बाई सी। तो ध्यान से देखो, C देखो यहां से B स्क्वायर AC के बराबर होगा, और C स्क्वायर क्या होगा? BD के बराबर। तो ABC किस में होगा? GP में, और B यहां से क्या होगा? BCD GP में होगा। तो ABC GP में, BCD GP में, इसका मतलब हो गया कि ABCD किस में होगा? GP में होगा।
आपको सोचना पड़ेगा, मैथ तो यही खासियत है, आपको सोचना पड़ेगा धीरे धीरे। ओके, देखिए इसीलिए आपको आसान क्वेश्चंस कराए जाते हैं, क्योंकि आप जनरली देखोगे ना, जो पेपर का लेवल है उस तरह के क्वेश्चंस नहीं कराए जाते। इसलिए नहीं कराए जाते क्योंकि आप करना पसंद नहीं करते उसे। तो जैसी आपकी डिमांड होगी वैसी ही सप्लाई होगी। ठीक है, आप पान मसाला खाना पसंद करोगे तो वो बिकेगा। अब उसको खा के आप मरो, उससे किसी को लेना देना नहीं, वो आपको बिकेगा। यदि आप खाओगे तो बिकेगा। यदि आप आसान क्वेश्चंस पढ़ोगे, पेपर एनडीए का दे रहे हो, तो आसानी क्वेश्चंस आपको लोग पढ़ाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए फायदा कर रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नंबर मान के नहीं कर सकते हो, ये टेक्निक छोड़ दो अपनी। किसने बोला एबीसीडी को मान सकते हैं? गलत है तरीका, गलत है, गलत तरीका है। किसने सिखा दिया आपको? हर एक क्वेश्चन में वही अप्रोच, एबीसीडी कुछ भी मान सकते हैं। यार क्या प्रॉब्लम है? आप सीखो ना इस क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चंस को आपको डायरेक्टली सीखना पड़ेगा, जो अप्रोच लग रही है ना उसको सीखना पड़ेगा। ये धीरे धीरे अप्रोच काम आती है। ठीक है, ये अप्रोच जो सीख रहे हो ना, ये और क्वेश्चंस में धीरे 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 ना आपको काम आएगी। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं इस क्वेश्चन को। अब ऐसा नहीं छोटी क्लास में नहीं हो कि एक फॉर्मूला बता दिएगा, उसी पर सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ धड़ाधड़ लगते रहेंगे। क्वेश्चन लगाओ तो मजा आएगा। ये सब एक लाइन का तो क्वेश्चन है, 2 लाइन का। समझ में आ गया बेटा? ये 3 स्क्वायर यदि 0 है तो तीनों 0 होगा ना। यहां से P कितना आएगा? B अपॉन ए। यहां से P कितना आएगा? C अपॉन B। और यहां से P कितना आएगा? D अपॉन C। तीनों बराबर हो गए। इस रिजल्ट को देखिए तो बी स्क्वायर AC के बराबर आ गया। बी स्क्वायर क्या आ गया? AC के बराबर। इन दोनों को लेने पर इसका मतलब ABC GP में है, और इन दोनों को लेने पर C स्क्वायर BD में आ गया। C स्क्वायर BD, इसका मतलब BCD GP में है। तो ABC GP में, BCD GP में, तो ABCD किस में हो जाएंगे? GP में। एक ये भी क्वेश्चन है और एक DPP के भी क्वेश्चन है, दोनों में अंतर है बेटा। वो क्वेश्चन आसान इसलिए क्योंकि उसमें सीधा सीधा पूछा गया है, और यहां पर आपको और दिमाग लगवा रहा है वो। ठीक है, और दिमाग लगवा रहा है। ऐसे जब करोगे ना तो दिमाग खुलेगा आपका। ठीक है, तो या तो आप इस तरह के भी क्वेश्चंस लगाइए, या तो फिर उसी तरह से लगाइए जो डीपीपी में मैंने दी है। ठीक है, तो उस तरह के जब क्वेश्चंस लगाओगे ना तो कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा, लेकिन उस कॉन्फिडेंस का फायदा नहीं है जब तक इन क्वेश्चंस में आप अप्लाई नहीं करते हो। चलिए यहां पर आइए, मस्त क्वेश्चन। आइए, क्या दिया गया है? x 2y और 3z, ये क्या है? एपी में। अब इसके बाद देखिएगा, जब मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा ना वो आसान लगने लगेंगे इन क्वेश्चंस को करने के बाद। ये जो 10-20 क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे नहीं होता कि आप ऑस्ट्रेलिया को जाके पर्थ में हरा के आ जाओगे ना, तो फिर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी बड़ी टीम को हरा के ना फिर ये छोटी टीमें आपको बच्चा लगने लगेंगी। ये कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। इफ x 2y और 3z क्या है? एपी में है। और वेयर द डिस्टिंक्ट नंबर, ठीक है, यदि x 2y और 3z एपी में है, किसमें है? एपी में, जहां एक्स वाई जेड विभिन्न संख्याएं हैं जो जीपी में है, तब जीपी का सार्वनुपात जीपी का सार्वनुपात है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, उस पर फोकस करते हैं। पहला गिवन है कि x 2y और 3z एपी में है। पहली चीज तो ये गिवन है, आपको गिवन है। और दूसरी एक चीज और गिवन है कि एक्स वाई जेड क्या है? जीपी में, ये भी गिवन है।
भाई ये दो ही तो इंफॉर्मेशन आपके पास है, एक ये वाली और एक ये वाली। समझ में आ गया? आपके पास दो इंफॉर्मेशन आ गई, x2y3z एपी में है और xyz किस में है? जीपी में। ठीक है, अब सोचिए कि यदि आपको सार्वनुपात चाहिए तो आपको क्या चाहिए? क्या मुझे y बाई एक्स और z बाई वाई किसी एक की जरूरत है? क्या मुझे इसी की रिक्वायरमेंट है? ये हमारे दिमाग में प्रश्न बैठना चाहिए। क्या मुझे इसी की रिक्वायरमेंट है? y बाई एक्स बराबर z बाई वाई, y बाई एक्स बराबर z बाई वाई, इसी की रिक्वायरमेंट है। मैं भाई x2y3z एपी में है तो मैंने बोल दिया, xyz क्या है? जीपी में, यहां पर लिख दिया। अब आपको क्या चाहिए? कॉमन रेशियो, सार्वानुपात। तो सार्वानुपात क्या होगा? y बाई एक्स और z बाई वाई, यही तो होगा। मतलब मुझे इसी की जरूरत है। तो जो दो इंफॉर्मेशन दी गई है वहां से हम ये लाने का प्रयास करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, यहां से क्या मिल गया? 4y बराबर एक्स प्लस 3z, और यहां से क्या मिल गया? y स्क्वायर बराबर एक्स जेड। तो ये हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आ गई। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि अब मुझे यदि y बाई एक्स निकालना है तो इस पूरे इक्वेशन को y और x में ही लाना होगा। मुझे z को मुझे हटाना होगा ना, तभी तो y बाई एक्स आएगा। तो z को हटा दीजिए वहां से, 4y बराबर एक्स प्लस 3, और z की वैल्यू यहां से निकालिए y स्क्वायर बाई एक्स। अब पूरा इक्वेशन x और y में हो गया। तो बताइए वो कह रहा 4y कैसे आ गया? हद है यार, मतलब पूरी तरह से, मतलब हद है। मतलब तुम्हें ये एपी में पता है तो बीच वाले का डबल x प्लस 3z मालूम नहीं है क्या यार? और कहते हो समझ में नहीं आ रहा है। सागर जी और करण स्वामी जी, बेटा कारण यही है ना समझने का। आप लोग कब से क्लास कर रहे हो? एबीसी एपी में तो 2b बराबर a प्लस सी इस्तेमाल हुआ है, आप ये भी नहीं समझ पा रहे बेटा। यही कारण, प्लीज सिस्टमैटिक पढ़ा करो, जो मैंने बताया है आपको समझ में आएगा। बताओ याद नहीं रहा? यार कौन याद करेगा ये सब चीजें? पढ़ा करो भाई। चलिए ठीक है, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा? यहां पर 4xy बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब देख लीजिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? y बाई एक्स चाहिए ना बेटा, y बाई एक्स या फिर x अपॉन वाई। उल्टा कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उल्टा कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें मैं बताओ? एक्स वाई से डिवाइड कर दें, एक्स वाई से डिवाइड कर दें, एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं। एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा और एक्स अपॉन वाई आ जाएगा और ये 3y बाई एक्स आ जाएगा। अब थोड़ा जल्दी से बता दो मुझे क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये देखिए कुछ देर के लिए x बाई वाई को मैं t मान लेता हूं बेटा, तो ये देखिए आ गया 4 बराबर t प्लस 3 बाई टी। तो आपको नहीं लगता है कि यहां से t बराबर 1 डालेंगे तो इसको सेटिस्फाई होगा, और t बराबर 3 डालेंगे तब भी सेटिस्फाई हो जाएगा। t बराबर 1 डालेंगे तब भी ये वैल्यू 4 आ जाएगी, और t बराबर 3 डालोगे तब भी 4 आ जाएगी। इसका मतलब x बाई वाई की वैल्यू 1 भी हो जाएगी और x बाई वाई की वैल्यू कितना? 3 भी हो जाएगी। लेकिन हमें तो y बाई एक्स चाहिए था ना, हमें क्या चाहिए था? y बाई एक्स। हो गया काम। बताओ आ गया कि नहीं? अब चाहे तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट से भी निकाल सकते हो बेटा। अच्छा, t बराबर 1 डालने पर ये 4 नहीं आ रहा है और t बराबर 3 डालने पर भी ये 4 आ रहा है, तो t किसको माना था मैंने? x अपॉन वाई को। x अपॉन वाई क्या है? 1 के बराबर, और x अपॉन वाई क्या है? 3 के बराबर। पर हमें x अपॉन वाई नहीं चाहिए, हमें y बाई एक्स चाहिए, क्योंकि वही हमारा क्या है?
वही हमें चाहिए था, वही हमारा कॉमन रेशियो, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/3। तो समझ में आया कैसे अप्रोच कर रहे हैं हम क्वेश्चंस को। ये हमारे सामने क्वेश्चन आया, हमने कहा कि ये दिया है, तो उस ये जो दिया था उसके अनुसार मैंने 2b बराबर a प्लस सी लगा लिया, 2b बराबर a प्लस सी। ये जो दिया था जीपी में उसके बराबर ये कर लिया। अच्छा, क्यों x बाई वाई 1 के बराबर नहीं होगा? क्योंकि उसने बोला है कि वेयर द डिस्टिंक्ट नंबर्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड अलग अलग नंबर हैं, एक्स वाई जेड क्या है? अलग अलग नंबर हैं, इसीलिए एक्स बाई वाई की वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब ये दो इंफॉर्मेशन थी, तो हमारे दिमाग में जब तक ये नहीं आएगा कि मुझे y बाई एक्स निकालना है, तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि इसके बाद करें क्या। और जब हमारे दिमाग में आ गया कि y बाई एक्स निकालना है, तब हम सोचेंगे यार y बाई एक्स निकालना है तो पूरी इक्वेशन में y और x ही नजर आना चाहिए, z नजर नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने z की वैल्यू वहां से उठाई और यहां रख दी। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस को ऐसे ही करो, आप चाहो तो z अपॉन वाई भी निकाल सकते हो, वो भी r की वैल्यू है। तो z अपॉन वाई निकालना होगा। यदि z अपॉन वाई निकालना होगा तो यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे तुम बताओ? यदि आपको z अपॉन वाई निकालना है तो यहां से किसकी वैल्यू उठा के यहां डालोगे? जल्दी बताओ, देखें सोच पा रहे हो कि नहीं क्वेश्चन को। यदि मुझे z अपॉन वाई निकालना है तो यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे? बेटा z और y निकालना है तो यहां से x को हटाना होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई स्क्वायर बाई जेड। यहां रखिए, फिर से आपको आंसर मिलेगा। ठीक, फिर से आंसर मिलेगा आपको। अब प्रश्न उठता है कि x अपॉन वाई 1 क्यों नहीं होगा? वो इसलिए 1 नहीं होगा और क्योंकि क्वेश्चन में देखो वेयर द डिस्टिंक्ट नंबर्स एक्स वाई जेड अलग अलग नंबर है, तो फिर x बाई वाई 1 कैसे हुआ होगा? मैं बड़ा खुश होता यदि ऑप्शन में एक भी दिया होता। मेरी बड़ी इच्छा है ऑप्शन में एक करने की, क्योंकि एक बच्चा फिर कंफ्यूज होगा कि 3 होगा कि 1 होगा, और ये कंफ्यूजन में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, लेकिन एक नहीं होगा क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन वो कंफ्यूज होगा क्योंकि x बाई वाई तो 1 भी नजर आ रहा है उसको। एक होगा कि 1/3 होगा, वो कंफ्यूज होगा इस बात से। बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन अब नहीं दिया तो नहीं दिया, छोड़ो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देख क्या, देखो सीख गए तुम, यही टैलेंट होता है। देखो सीख गए कि x की वैल्यू निकालनी है वहां से, ऐसे तो अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। अब आइए, A1 A2 A10 क्या है जीपी में? ये किस में बेटा? जीपी में। करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। A1 A2 A10 क्या है जीपी में, और आपको क्या निकालना है? सॉरी, क्या दिया है? A3 अपॉन A1 बराबर 25। और निकालना क्या है? पहले ये देखो निकालना क्या है? A9 अपॉन A5। A9 क्या होगा? AR की पावर 8, और A5 क्या होगा? AR की पावर 4, R की पावर 4। मतलब कहीं ना कहीं से मुझे R चाहिए। बेटा y x बाई वाई 3 है, तो y बाई एक्स क्या होगा? 1/3, और वही तो R है, वही तो R है बेटा। देखो x बाई वाई क्या है? 3 के बराबर, तो y बाई एक्स कितना होगा बेटा? 1/3, और y बाई एक्स ही तो आपका कॉमन रेशियो है, सारवांतर। अब यहां पर सोचिएगा, बड़ा आसान है कि यार A9 अपॉन A5 चाहिए था, मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे R चाहिए। अब क्या दिया यहां पर? AR स्क्वायर, और ये कितना है? A बराबर 25, R स्क्वायर बराबर यहां आ गया 25। ठीक है, मतलब R बराबर 5, R बराबर 5 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 5 की पावर 4। कितना आ जाएगा? 5 की पावर 4। मस्त आ गया। कितने लोग सोच पाए थे कि ऐसे ही करना है? अब देखिएगा, आप मेरे साथ रहिए, कुछ दिनों में आपको परिवर्तन नजर आएगा। आप क्वेश्चन को कैसे सोच ले रहे हो। तुम कहते हो ना कि ये वाले क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, वो वाले, वो इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि आप जिन क्वेश्चंस को लगाते हो उनको रटते हो, फिर वो ना दिमाग जो है ना वो सोचना बंद कर देता है, इसीलिए फिर आप क्वेश्चन लगा नहीं पाते। -5 लेके देख लो, क्या दिक्कत है? -5 लोगे तब भी वही आंसर आएगा, क्या फर्क पड़ता है?
अब बच्चा कहता है कि सर सोचेंगे कैसे, देखो कैसे सोचोगे, देखो इधर, बताओ सोच पाओगे कि नहीं? तुम कह रहे थे ना वहां पर कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, हम ये कैसे सोचेंगे, वे कैसे सोचेंगे, वैसे कैसे सोचेंगे, वे कैसे सोचेंगे। पहले उस बार सोच लिया, उस बार सीख लिया ना, ऐसे सोचोगे। आप बताओ कि अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? अल्फा वन बीटा वन अल्फा टू बीटा टू, ये क्या है? इंक्रीजिंग जेपी। तो अल्फा वन बराबर ए, बीटा वन बराबर ए आर, अल्फा टू बराबर ए आर स्क्वायर। सेम अप्रोच है कि नहीं क्वेश्चन में? ऐसे ही सीखते हैं, ऐसे मैंने भी सीखा है, ऐसे आपको भी सीखना है। अब चलिए आप खुद करिए सब कुछ, सेम तरीके से अप्रोच होगा, सेम तरीके से, चीजें लेकिन अलग है, फॉर्मेट अलग है, लास्ट में पूछा कुछ और है। ठीक है, बस पता क्या पूछ लिया उसने, पी की जगह ए था वहां पर, ये भी बदलाव है कोई बात नहीं, और क्यू, वहां पर ए और बी निकलवाया था आपसे, और यहां पर समझ लो उन दोनों संख्याओं का माइनस पूछ रहा आपसे। तरीका तो वही होगा, करिए, करो एकदम, मैं नहीं करूंगा इससे, आप करो, है ना। धीरे धीरे देखो, सोचना धीरे धीरे आता है। ठीक है, आप समझिए कि आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, जिसमें 2016 जैसे 2021 जैसे पेपर भी उपलब्ध है। आप देख ही रहे हो हालत इंग्लिश के साथ क्या हुआ है आजकल, ऐसे ही हो रहा है। किस पेपर को कितना टफ बना दिया जाए आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए। हाँ, बॉर्न बीटा सेरेलेक पीओ, नहीं सेरेलेक बॉर्न बीटा से तो बच्चों का जो होता होगा। अभी हमारा क्या है कि हमें अपने दिमाग पर जोर देना है सोचने के लिए, फिर वो धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, मेहनत करो। बताओ ए बी सी ए पी ए तो टू बी बराबर ए प्लस सी भूल जा रहे हो, बताओ ऐसे थोड़ा ना होगा। इतनी कंफ्यूजन, छोटी सी कंफ्यूजन रहेगी तो क्वेश्चंस कैसे लगेंगे? कितना आंसर आ रहा है देखते हैं, किसका जवाब पहले आता है। एक बच्चे का सही जवाब आ गया, मोनीश भगत जी का सबसे पहले जवाब आया सी। ये होती है बात। और लोग कहाँ हैं, कहाँ है छुपे हैं, और लोग कहाँ छिपे हैं भाई? अनुज सिंह आर्यन जी, अब इनका भी जवाब आ गया है। सही है गलत है वो अलग बात है, पर आ गया है, ये मैं बता रहा हूं। 540 540 अंकित कुशवाहा जी का, मिथुन कुमार जी का, भागीरथ। यू क्या होता है, यू कौन सा जवाब है? सी। देखो यार ये गजब, सब सही बता रहे हैं। यार सच में इतने खतरनाक है बच्चे, देखो इतने सारे, मतलब कोई गलती जवाब नहीं आया बीच में, सारे सही आ रहे हैं जवाब। वाह, ज्योति जी कह रहे हमारा नहीं आया। एक तो बीच क्लास में मत आया करो, कई लोग बीच क्लास में आ जाते हैं, फिर कहते समझ में आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा सर, समझ में नहीं आ रहा सर, समझ में नहीं आ रहा सर, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा सर। तुरंत एक डायलॉग रट लिए, समझ में आ रहा, समझ, जो भी बेसिक से समझ में नहीं आ रहा, बेसिक से। चलिए अल्फा वन बीटा, सेम बाय अप्रोच। अब आपके हाथ, मतलब आपके पैर नहीं, हाथ आपके तेज चलेंगे क्योंकि आप सोच चुके हो ऐसे क्वेश्चंस को। ए प्लस ए आर 6, स्मॉल ए का जिक्र तो नहीं है, अब हम स्मॉल ए मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए आर क्यू कितना, 54 के बराबर। पी कितना हो जाएगा, ए इंटू ए आर, और क्यू कितना हो जाएगा, ए आर इंटू ए आर क्यू। दोनों को डिवाइड करना है, देखो आप सोचना नहीं है। ठीक है, आपको पता है, आपको पता है आर स्क्वायर आ जाएगा 9, तो आर आ जाएगा 3। ठीक है, प्लस माइनस 3, और यदि सोचो तो 3 की वजह से ही सही जवाब आया था। तो आर बराबर 3, देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। आर बराबर 3 रखेंगे, ए बराबर कितना आ जाएगा, 3/2,
ए कितना आ जाएगा 3/2 के बराबर। हाँ ठीक है, तो p कितना हो जाएगा a² 9/4 इंटू 3 27/4। यदि मैं सही हूं तो a² कितना हो जाएगा 9/4 और r की पावर 5 मतलब 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 कितना होगा, अच्छा यहां लिख देता हूं 3³/4 और 3 की पावर 7/4। q माइनस p कितना हो जाएगा यहां पर 3 की पावर 7/4 माइनस 3 की पावर 3/4। 3³ कॉमन ले लेंगे तो 80/4। गलत सलत आ रहा है क्या मेरा, यार मैं गलत आ गया क्या, क्या कर दिया मैंने, ठीक है कितना आ गया 20। 20 में 27 का इंटू करें, नहीं सही आ रहा भाई, मेरा भी सही आ रहा 540 आ रहा। अरे क्यों नहीं सोच पाते, देखो प्रैक्टिस से धीरे धीरे सोचोगे। जैसे अब आप देखोगे जब पहली बार उस तरह का क्वेश्चन आया होगा तो आप सोच नहीं पाए होगे, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में आप नहीं सोच पाए, सोच पाए। तो ऐसे ही जब आपको कुछ चीजों को पहले सीखने का प्रयास करो, धीरे धीरे उसी वैरायटी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे और सोचना आप शुरू कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अच्छा रिलैक्स मिला अब इस उस क्वेश्चन के बाद जब इस क्वेश्चन को लगाया तो ऐसा लगा कि यार हम जब कोई चीज जो सर सिखा रहे हैं यदि हम सीख लेंगे तो फिर हमारा धीरे धीरे में हम भी सोचना शुरू कर देंगे क्वेश्चंस को, हम भी लगाना शुरू कर देंगे नए नए क्वेश्चंस को। चलिए नमन कुमार सिंह कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आया, कहा है भैया नहीं समझ में आया, चलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है करा दूं मैं, जीपी का एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, बोलिए। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था यार, चलो करो। क्वेश्चन ये था बेटा कि लेट T1 T2 T3 ये क्या है जीपी में, देन T1 T3 डॉट 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 T21 की पावर 1/11 ये किसके बराबर है, T10 के बराबर है, T10 के स्क्वायर के बराबर है, T11 के बराबर है, T11 स्क्वायर के बराबर है। चलिए करिए इसको फटाफट। सर R² 9 कैसे आया सर प्लीज टेल मी, बैक भाग गया हूं सर प्लीज, भाग गया हूं बेटा। पिछला यदि क्वेश्चन आपने देखा हो, ठीक है, तो आप मैंने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, डिवाइड किया था, 2/1 किया है हमने, क्या किया है 2/1। पिछले अवेलेबल थे आप, राहुल यादव जी, नहीं राहुल यादव नहीं, कौन था वो, मोनू वर्मा जी। शुरू से क्लास कर रहे हो आप कि बीच क्लास में आ गए हो, जब मर्जी किया बताओ ना, पहले ही बताओ, शुरू से क्लास कर रहे हो आप, तो फिर शुरू से क्लास कर रहे हो, कैसे आया था बताना, इधर इधर ये कैसे आया था, कैसे R² बराबर 4 आया था यहां पर, ये क्या किया गया था यहां पर, क्या किया गया था 2/1 किया गया था, भूल गए वो बात कि 2/1 किया गया था और AR² कॉमन लिया है, वही तो सेम हुआ है वहां पर।
वही तो हुआ है बेटा। ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से। चलिए बताइए क्या आएगा जवाब इसको, ध्यान से पढ़ा करो सारी चीजें। बताइए इसका आंसर। यही क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। अब जोश कम हो गया, जैसे कठिन क्वेश्चन आते हैं ना तुम पहले घबरा जाते हो। देखो अभी कठिन से तुम घबराओगे, और जब एग्जाम में कठिन आएगा तो टीचर को गरियाओगे कि हमें तो आसान आसान पढ़ाए थे। मुझे पता है ना। अभी क्या है ना, तुम कठिन क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, और जब एग्जाम में लेवल ऊपर आता है तो पता क्या कहते हो, बताइए सर हमारे तो टीचर ने हमें आसान क्वेश्चंस कराए थे, हमें टफ लेवल के क्वेश्चन ही नहीं कराए। और जब कराओ तो फिर कहोगे कि यार इस बहुत ज्यादा कठिन करा रहे। फिर जब ना आए पहले आराम ढूंढो, फिर वो तो टीचर पर ब्लेम डाल दो है। चलिए आंसर कितना, सी। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। T1 कितना होगा, T1 ए। T3, T3 कितना होगा, ए आर स्क्वायर। अगला T5 होगा ना बेटा, अगला T5 होगा ना, दिया नहीं पर T5 भी तो होगा। और अगला कितना, ये ए आर की पावर, मुझे बताओगे कि 1, 3, 5, 21 तक इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया हुआ है, मैंने आपको डीपीपी में भी क्वेश्चंस दिया था। मैंने कहा था ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आते एग्जाम में इतने आसान, लेकिन इस्तेमाल होते हैं। मैंने आपसे बोला था कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इस्तेमाल होते हैं, डायरेक्ट भले ना आए पर इस्तेमाल होंगे, इसलिए आने चाहिए आपको। 1, 3, 5, 5.21 ये कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स तो 11 टर्म है। किसी को कंफ्यूजन है कैसे निकालोगे, तो आप 21 को आप क्या मान लोगे, टीएन। ए कितना है 1, डी कितना है 2, एन निकाल लोगे आप, यहां से एन निकाल लोगे तो 11 टर्म आ गए। तो ए की पावर 1, ए की पावर 1, ए की पावर 1, ए की पावर 1, ये ए कितनी बार आया होगा, 11 बार आया होगा। और आर की पावर कितना है, 2 + 4 + ... 20, और इसकी पावर 1/11, ठीक है। तो देखो ए की पावर 11 की पावर 1/11 हो गया, एक तो इधर आ गया, और आर के साथ क्या हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 + ... 10 की पावर 1/11, तो ये तो कट के ए बन जाएगा, और आर की पावर 2। मुझे बताओ इसका समेशन कितना होगा। भाई ये वाली वैल्यू क्या होती है, n इंटू n + 1/2, तो फिर 1 से लेकर 10 तक कितनी होगी, 10 इंटू 11/2, तो ये ऊपर आ जाएगा 10 इंटू 11/2 की पावर 1/11। तो 11 से 1 मिनट, 10 इंटू 11/2 है, सॉरी ये 2, 11 से 11 कट गया, ठीक, और 2 से 2 कट गया, ए आर की पावर 10, और ए आर की पावर 10 T11 के बराबर। आसान सा क्वेश्चन है, पर देखने में तो थोड़ा सा है ना डरावना, छोटे छोटे जैसे नंबर्स लिखे होते वैसे तो नहीं क्वेश्चन है। तो ये ना क्या करते हैं, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हो ना, तो अब जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एग्जाम में बच्चे कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस लगाए होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए एक फंक्शनल इक्वेशन का भी क्वेश्चन मैंने दिया था,
ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और आजकल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आजकल पूछा जाता है। देखिए, इस टाइप की फंक्शनल इक्वेशन हम बाद में पढ़ेंगे। एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई, मुझे बताइए इस टाइप की इक्वेशन को कौन से फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं? ऐसे कौन से फंक्शन इस टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? बताइए। कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो इस तरह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? इवन नंबर का एन एन प्लस वन होगा बेटा, मैं डायरेक्ट भी लगा सकता हूं लेकिन अभी मैंने आपको बताया नहीं इसलिए छोड़ दिया मैंने। ए की पावर एक्स या फिर के की पावर एक्स, आपकी इच्छा। आप देखिए, देखिए एफ एक्स ये है तो एफ वाई कितना होगा? ए की पावर वाई, और एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? ए की पावर एक्स प्लस वाई। आपको लग रहा है कि ये जो फंक्शन ए की पावर एक्स जैसा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? किसको नहीं लग रहा है? अब सबको लग गया कि नहीं कि ये वाली चीज ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई क्या हो जाएगी? ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, तो एफ एक्स प्लस वाई ये एफ एक्स बन जाएगा और ये एफ वाई बन जाएगा। आप ए की पावर एक्स लीजिए चाहे के की पावर एक्स ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है। बताइए, समझ में आया कि इस टाइप के फंक्शन को कौन सेटिस्फाई करेगा? नहीं कर रहा है? ए की पावर एक्स जैसा, ए की पावर एक्स फंक्शन, एफ एक्स ए की पावर एक्स है तो एफ वाई क्या होगा? ए की पावर वाई, तो एफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? भाई यहां पर x है तो यहां पर x है, यहां पर y है तो यहां पर y है, तो जहां पर यहां पर x प्लस वाई होगा तो यहां पर भी तो x प्लस वाई होगा बेटा। और a की पावर x प्लस वाई को a की पावर x इंटू a की पावर y लिख देंगे और ये आपका एफ एक्स हो गया, ये एफ वाई हो गया। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन है वो a की पावर x है। डॉट लिखते हैं बेटा ना, बड़ी बड़ी क्लास में डॉट लिखते हैं, इंटू इंटू ना करते ऐसे जल्दी। डॉट हो गया मतलब समझ लीजिए। आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया समझ में कि इस टाइप के फंक्शन को, ये कंडीशन किस टाइप के फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं? तो ए की पावर एक्स जैसे, इसको याद कर लो। सर आप एफ एक्स प्लस एफ एक्स लिखे हैं, कहां पर बेटा एफ एक्स प्लस एफ एक्स लिखा है मैंने? और कौन सा सेटिस्फाई करेगा आप बताइए, कोई बताइए कौन सा फंक्शन? एल एन एक्स करेगा क्या? एफ एक्स बराबर एल एन एक्स ले ले, क्या एल एन एक्स करेगा इसको? ये करेगा? अब एल एन एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते? कुछ नहीं लिख सकते, नहीं करेगा। क्या क्या साइन एक्स करेगा क्या? क्या इसको आप ये एल एन एक्स इंटू एल एन वाई लिख सकते हो क्या? क्योंकि यदि आपने एफ एक्स को एल एन एक्स माना है तो एफ वाई क्या होगा? एल एन वाई। तो क्या ये चीज ये बन पाएगी? नहीं। एफ एक्स को साइन एक्स मानो, क्या बन पाएगा? ओके, तो आप इतना समझ गए कि नहीं कि इस टाइप के फंक्शन को कौन से सेटिस्फाई करेंगे? सॉरी यहां पर इंटू है, ओहो यहां पर इंटू बेटा, प्लस लिख दिया मैंने। इंटू है, इंटू इंटू है, इंटू। चलिए, तो इस टाइप के फंक्शन को ये सेटिस्फाई करते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये एग्री कर गए आप? ठीक है ना?
तो आपको देखो ऐसे आगे भी मैं आपको लिखवा दूंगा कि किस टाइप के फंक्शनल को किस तरह की इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस वाई ए की पावर एक्स इंटू ए वाई, ये एफ एक्स हो गया, एफ वाई हो गया। तो इस टाइप के फंक्शनल इक्वेशन को ए की पावर एक्स टाइप का फंक्शन क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अब यदि आप ये समझ गए हो, आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो। समेशन एक्स बराबर 1 से इंफिनिटी एफ एक्स जो है वो 2 के बराबर है। समेशन का मतलब जानते हो आप ना, पहले एक्स बराबर 1 डालेंगे f1, फिर एक्स बराबर 2 डालेंगे, और अप टू इंफिनिटी तक ये क्या दिया गया है, 2 के बराबर। क्या दिया गया है, 2 के बराबर। यही दिया गया है 2, मतलब f1 f2 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। f1 कितना होगा, a की पावर 1, f2 क्या होगा, a की पावर 2, और ये इंफिनिटी तक कितना दिया गया है, 2 के बराबर। यही दिया गया है ना। अब बताइए a अपॉन 1 माइनस ए। अच्छा, मैं जीपी का इनफाइनाइट समेशन तो बता चुका हूं आपको कि नहीं, ये बताइए। जीपी का इनफाइनाइट समेशन बता चुका हूं, जीपी का इनफाइनाइट समेशन। जीपी का इनफाइनाइट समेशन बता दिया है ना। तो देखिए हमारी पूरी माथा पच्ची ना ए निकालने के लिए है। तो ए निकालने के लिए उसने एक कंडीशन दे दी है। कई बार ऐसी कंडीशन ना देकर कोई और कंडीशन देंगे ए निकलवाने के लिए आपसे। तो यहां पर ऐसी कंडीशन दी है, बराबर 2 के बराबर। तो ए बराबर 2 माइनस 2a, तो ए बराबर हो जाएगा 2/3। ए की वैल्यू यदि 2/3 हो गई तो जो मेरा फंक्शन हो गया वो 2/3 की पावर x हो गया। तो f4 कितना हो जाएगा अपॉन f2 कितना हो जाएगा बेटा, 2/3 की पावर 4 अपॉन 2/3 का स्क्वायर, मतलब 2/3 का स्क्वायर मतलब 4/9। डी इज द करेक्ट आंसर। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ये, मस्त। आपसे क्या पूछा था, देखो जैसे ही आपको ए मिल गया, आपको एफ एक्स मिल गया, क्योंकि एफ एक्स तो आपने यही माना था बेटा, ए की पावर एक्स। एफ एक्स को क्या माना है आपने, यही ए की पावर एक्स ही तो माना है बेटा। ए की पावर एक्स, तो ए की वैल्यू 2/3 आ गई, तो फंक्शन हो गया 2/3 की पावर एक्स। अब आपको f4 अपॉन f2 निकालना है, रख दिया। बेटा ये nth टर्म 2n+5/7 है, सम ऑफ फर्स्ट 140 2023 सेकंड पेपर में आते करवा चुका हूं मैं। प्लीज पूरा लेक्चर देखा करो, प्लीज प्लीज। करवाया कि नहीं मैंने, ये क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। ये जो पी के कौशल जी पूछ रहे हैं, मुझे लगता है करवा चुका हूं मैं बेटा। ये जीपी का ए अपॉन एस इंफिनिटी का फॉर्मूला लगा है, ए अपॉन 1 माइनस आर, इनफाइनाइट टर्म का समेशन। या तो फिर देखो यही तो लेक्चर देखते हो यार तुम लोग, पूरा देखते ही नहीं। ऑनलाइन में देखो ये की समस्या है, मैं आपको बताता हूं। ऑनलाइन में एक समस्या ये है कि बच्चा क्या होता है, कभी भी क्लास में आ जाता है, उसे रोक टोक होती नहीं है, ठीक है। अब उसके लिए ये दिक्कत का भी बहुत कारण बन जाता है, क्योंकि यदि आप अपने आप को ना, यदि अपने आप को आप एकदम मतलब एक तरीके से रख रहे हो तो ऑनलाइन बड़ी बढ़िया चीज है, और मौज मस्ती वाले हो तो फिर ऑनलाइन बड़ी गंदी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फिर आप क्या करोगे, जब मर्जी क्लास करोगे, जब मर्जी नहीं करोगे, जो लेक्चर देखोगे कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, जो मर्जी देखा, जो मर्जी नहीं देखा। इससे क्या होगा, आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन जब आप क्या करोगे, जब क्वेश्चन वह मौज के लिए तो अच्छा है, पर जब आप मान लो पहला लेक्चर ना देखे दूसरे लेक्चर में गए तो वहां कुछ समझ में नहीं आएगा। ये दिक्कत है, तो इसको कंट्रोल में करो अपने। समझ में आया, 2/3 समझ में नहीं आया, इसके बाद मैं 2/3 अच्छा बता देता हूं। चलो 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 चलो, आओ आओ आओ, बता देता हूं। आहा, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज बताना है। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत जरूरी चीज बताना भैया, बता दे कैसे आया 2/3। अच्छा अच्छा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। 2/3 बताना कैसे आया, कैलकुलेशन। आओ 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 आओ,
ये हुआ, ए ऐसे किया, ए का 1 में मल्टीप्लाई किया, ए इंटू 1, 2 1 माइनस ए। बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, बहुत जरूरी। देखो ए इंटू 1 ए हुआ, 2 इंटू 1 2 हुआ, 2 का ए में इंटू माइनस 2a हुआ। फिर एक चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है, कि कोई चीज माइनस में हो तो जब कोई चीज माइनस में होती है तो लेफ्ट साइड जाती है तो वो वही चीज प्लस में हो जाती है, और यहां पर 2 बच जाता है। अब a प्लस 2a 3a बन जाएगा बराबर 2। अब एक रूल ये कहता है कि जब a के साथ कोई मल्टीप्लाई में हो तो वो कहां चला जाता है, डिवाइड में। देखो 2/3 आ गया। अब ये तो नहीं बताने लायक है ना बेटा, कम से कम इतनी तो बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो हैं। तो थोड़ा मेहनत करो। देखो मैं मानता हूं कि कई लोगों को बेसिक में समस्या है, लेकिन बेटा दूर भी तो आप ही को करना है ना। देखिए हम रोते तो हैं पर हम कोशिश नहीं करते, कोशिश नहीं करते, सबसे बड़ी बात है। वो आज का ऐसा माहौल बन गया है ना कि हम क्या कर रहे हैं ना, मेहनत से ज्यादा ना हम बातों पे बिलीव करते हैं, हम डायलॉग्स बाजी पर बिलीव करते हैं। हम आधा समय तो शॉर्ट्स देखने में लगा दे रहे हैं जीवन का, ठीक है। उसके बाद आधा तो हम मोटिवेट होते रहते हैं, ये वीडियो देख ली, ये शॉर्ट्स आ गया, पीछे गाना बज रहा है, ठीक है। फिर एक हमने देख लिया वहां पर आईएएस निकल रहा है तो उसकी गाड़ियां आ गई, फिर रॉब आ गया, ठीक है। मैंने तो नहीं देखे ऐसे आईएएस जो रॉब दिखाते हैं, इतना मैंने तो नहीं देखे, ठीक है। पीछे 20-20 लोग घूम रहे हैं, ठीक है। फिर वहां पर देख लिया वो गाड़ी से निकल रहा है, थार से निकल रहा है, मतलब यही सब दिख के ना हमारा ना ये जो दिमाग है ना ये पागल हो गया है, ठीक है। ये क्या हो गया है, अरे ये क्या हो गया, है ये क्या हो गया, क्वेश्चन कहां चला गया, क्वेश्चन कहां चला गया भाई, गायब। ये क्या हो गया, गायब हो गया तो अद्भुत। हाँ ये क्या हो रहा, अरे अब सलूशन गायब हो गया, अब सलूशन गायब हो गया। अब सलूशन गायब हो गया, बताओ। अब क्वेश्चन आया तो सलूशन गायब हो गया। कोई नहीं, एक क्वेश्चन तो ऐसे ही काम चला लेना। कहां चला गया क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन ही गायब हो गया, बताओ। नहीं क्वेश्चन सॉल्यूशन था तो क्वेश्चन ही, क्वेश्चन आया तो सॉल्यूशन गायब हो गया। कुछ होता है ऐसा, मैं कई बार ना मेरे साथ हुआ है ऐसा, मैं आज तक समझ नहीं पाया कि आखिरकार क्या होता है ऐसा। कहां जाऊं मैं इसमें, अब आएगा देखो, अब आएगा, अब आएगा देखो, ये आ गया, ये आ गया, ये अरे कहां गया, अब देखो आएगा। यार ये कुछ चीजें आई, कुछ चीजें नहीं आ रही हैं।
कुछ चीजें आ गई, ये देखो 2-3 आ गए, और बाकी आजा 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 आजा, ये भी गायब हो रहा। धीरे धीरे आ जा प्लीज, आ जाओ सब, आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हो रहा भैया, नहीं आएगा। अरे अरे अब वहां वाला आ गया, क्या हो रहा है ये, अब यहाँ आ गया, ये देखो अब ये आ रहा है, ये आ रहा है, चलो अब ये आ रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। धीरे धीरे सब आ रहा है, धीरे धीरे ये अरे फिर नहीं आ रहा, फिर गायब हो रहा। अच्छा ये मत सोचिएगा कि ये कोई प्लानिंग का हिस्सा है मेरे, मैं खुद इससे अनजान हूं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि पिछले बैच में भी एक बार हुआ था ये, कई बच्चे जान रहे होंगे, वहां पर भी मैं कंफ्यूज था क्या होता है एक्चुअली में ये, कई बार। छोड़ो रहने दो, छोड़ दो, इतना सा हो गया बस, बाकी अरे रे अरे रे यार है ये, अरे रे ये क्या हो रहा, मिट रहा है फिर आ रहा है ये, ठीक है चलो लिख देता हूं मैं, एफ एक्स जो है वो ए की पावर एक्स है बेटा, और यहां कंडीशन थी कि समेशन एक्स इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एफ एक्स बराबर 2। तो आप देखिए मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं फिर से कि एफ एक्स क्या है, ए की पावर एक्स है, एफ एक्स क्या है, ए की पावर एक्स है। तो यहां पर क्वेश्चन इसीलिए गायब हो गया कि सर फिर से समझाइए, वो कहना चाहता है फिर से समझाइए, ठीक है फिर से क्वेश्चन समझाइए, इसीलिए वो गायब हो गया, आ नहीं रहा इधर वाला। एफ एक्स बराबर क्या है, ए की पावर एक्स, कह रहे बच्चों को कठिन लग रहा फिर से समझाओ, ऐसे नहीं चलेगा काम। एफ एक्स बराबर क्या है, ए की पावर एक्स है, ओके। अब मैंने माना कि यही फंक्शनल इक्वेशन होगी इस कंडीशन के लिए, ठीक ओके। हाँ एक मिनट तो देखिए समेशन एक्स इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी का मतलब होगा पहले एक्स बराबर आप 1 डालोगे, फिर एक्स बराबर 2 डालोगे, फिर एक्स बराबर 3 डालोगे, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जोड़ोगे तो ये 2 हो जाएगा। अब एफ एक्स आपका ए की पावर एक्स है, तो एफ वन का क्या मतलब हो गया, यहां 1 डालोगे तो यहां 1 डालोगे, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक कितना आएगा 2 के बराबर। तो ए अपॉन 1 माइनस ए, यहां पर क्या लगा दिया मैंने, इनफाइनाइट जीपी का समेशन, बता चुका हूं ना मैं आपको इनफाइनाइट जीपी का समेशन, ठीक है। तो ए अपॉन 1 माइनस आर क्या हो जाएगा 2 के बराबर, ए बराबर 2 माइनस 2 ए, बता चुका हूं ना इनफाइनाइट जीपी, ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट जीपी मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है। ए बराबर 2/3 आ गया, तो जो मेरा फंक्शन हो जाएगा वो 2 की पावर 3x हो जाएगा। अब मुझे f4 चाहिए तो यहां 4 रख देंगे, f2 चाहिए 2 रख देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब टेस्ट के बारे में मैं बता देता हूं, ठीक है। देखिए कल टेस्ट होगा आपके इसी टाइम पर, और कैसे ओपन टेस्ट करना होगा मैं बताता हूं आपको। देखिए कई लोग यार कैसे बताऊं मैं आपको, टेस्ट देखिए एक पीडीएफ आएगी, ठीक है आपके पास, ये आपके पास आएगी पीडीएफ, वो नोट सेक्शन में हो सकती है या फिर अनाउंसमेंट किसी में भी हो जाएगी। नोट्स या अनाउंसमेंट में आपको एक पीडीएफ मिलेगी, उसके अंदर क्या होगा, एक लिंक होगा, पीडीएफ के अंदर क्या होगा, एक लिंक होगा, ठीक है ओके। पीडीएफ के अंदर क्या होगा, एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करोगे आप तो आपको क्रोम से या फिर किसी से भी ब्राउजर से उसको ओपन करना है, क्रोम से या किसी क्रोम से ही ओपन करना सब लोग। जीमेल आईडी देखो होनी चाहिए, मेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, लॉगिन फोन में जीमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है जीमेल आईडी होनी चाहिए। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप क्रोम से आप खोलना, उसके बाद आएगा आपका नेम आएगा,
हो सकता हो फादर्स नेम आ जाए, मेल आईडी आ जाए, आपसे मेल आईडी पूछ दे। ठीक है, क्या पूछ दे आपसे, मेल आईडी पूछ दे। तो ये चीजें आपसे पूछ दे, वो डालकर आप ओपन कर लीजिएगा। मैं कल आपको एक डेमो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कल एक डेमो आपके पास अपलोड हो जाएगा 11:15 बजे के करीब एक डेमो अपलोड हो जाएगा, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कैसे करना है आपको। ठीक है, मेल आईडी डाल देंगे, सब ओपन कर देंगे, फिर बाद में आप क्वेश्चन पर टिक कर दीजिएगा, बाद में आप सबमिट कर देंगे, लास्ट में आप क्या कर देंगे, सबमिट। फिर आपको व्यू स्कोर भी दिख जाएगा आपका। सबमिट करने के बाद दोबारा आप टेस्ट को नहीं दे सकते। ठीक है, टेस्ट में सीक्वेंस सीरीज के ही क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है लॉग के भी हो जाए, सीक्वेंस सीरीज के होंगे। अरे ताम झाम कुछ नहीं है बेटा, जैसे आप साइकिल चलाते हो ना, कितना है, पहले ऐसे बैठना वैसे बैठना, लेकिन जब चलाना सीख जा रहे हैं यार, यही जैसे गाड़ी, जब कोई गाड़ी चलाता है सीखता है ना, तो उसे लगता है यार क्लच गियर ये वो करना है, लेकिन जब चला लेता है अरे यार इतना आसान तो है, वो बोलता नहीं है बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। ठीक है, सर आपने कभी एनडीए ट्राई किया है? नहीं किया बेटा, मैंने कभी एनडीए का एग्जाम नहीं दिया मैंने। और कुछ पूछना है, और कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, चलो समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एपी जीपी दोनों, हाँ जितना पढ़ा है उतने का ही। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए बाकी आपके फालतू क्वेश्चन है उनकी कोई जरूरत नहीं है। पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ाई को एंजॉय करिए, बोझ मत लीजिए, मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, मेहनत नहीं करेंगे तो वो कठिन ही बनी रहेंगी जीवन में। ठीक है, जो चीज आप नहीं पढ़ते हो वो जीवन भर आपके लिए कठिन बन जाती है, और जब आप पढ़कर आसान बना सकते हो। ठीक है, तो मेहनत करिए, और मेहनत का दूसरा विकल्प मत तलाशिए। ठीक है, आप क्या करते हो, आप विकल्प तलाशने लगते हो कि कोई ऐसी चीज बताइए जिसमें मेहनत ना करनी पड़े, हमें 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ना ना पड़े, तो ऐसे विकल्प तलाशने का प्रयास मत करिए, नहीं तो दूसरा बाजी मार जाएगा और आप केवल पढ़ते रह जाएंगे। पढ़ने से पेपर ना निकलता, जब तक आपने उस सही डायरेक्शन मेहनत नहीं करी है। तो कई ऐसे बच्चे भी हैं जो 2 बार 3 बार में भी नहीं निकाल पाए, कोई ऐसे बच्चे भी पहली बार में भी निकाल लिए हैं। तो ये मान के रखिए एंट्रेंस का जमाना है, यहां पर जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही कम है, जितनी करोगे मेहनत उतनी कम है, इसीलिए मेहनत करिए। ठीक है, चलिए बाकी जानने की इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, चलिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, बोझ मत लीजिए। और जिन लोगों का बेसिक वीक है प्लीज उसे थोड़ी सी मेहनत करो बेटा, क्योंकि बेसिक समस्या है ना तो आपको बहुत समझ दिक्कत आएगी, फिर क्या होता है ना आप दूर भागने लगोगे, धीरे धीरे क्या होगा ना आप दूर जाने लगोगे, आप क्या करोगे, दूर जाने लगोगे मैथ से ना, आप दूरी दूरी बनती जाएगी आपकी, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन समस्या है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन आती, तो आप दूर होते जाओगे, आपको डर, वो जो एक डर है ना, फियर, वो बहुत हावी हो जाएगा आपके ऊपर। इसीलिए जितना जल्दी हो सके ये बेसिक्स जो प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कॉमन लेना, और ये कई बार तो ये और पढ़िए, जैसे एक बच्चा 2b बराबर a+c में कंफ्यूज हो रहा है, वो इसका मतलब है पहले से लेक्चर अच्छे से क्लियर करते आप नहीं आए हो, तो ये आपकी दिक्कत है, इससे समस्या होगी क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कह रहा सर शादी हो गया, हाँ जी हो गया मेरा शादी। ठीक है, खुश, चलिए धन्यवाद।